हैं, इन मतदान केंद्रों पर जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव एक तरह से संपन्न हो गया है, कह सकते हैं करीब करीब हो ही गया है। लेकिन जो रोचक बात है, जो रोचक तथ्य है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 बजे तक बहुत धीमी गति तक यह मतदान चल रहा था। मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद रॉकेट की गति से, यानी कि रॉकेट की गति से मतदान बढ़ा और अब मतदान करीब करीब 70% तक मतदान, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक ये मतदान 70% तक पहुंच जाएगा। यानी कि बहुत तेजी से जब पता चला कि मतदान बहुत धीमी गति से लग रहा है, बीजेपी के रणनीतिकारों ने सोचा कि भाई मतदान इतना धीमा हुआ तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो 70% तक मतदान पहुंचा है और मुझे लगता है पिछले चुनाव में शायद 75 के आसपास मतदान पहुंचा था। जगत शर्मा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दतिया का यह चुनाव क्या कहता है। पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। आप देखिए कि कल रात तक या अभी तक चर्चा यह चल रही थी कि भाई इतनी सरकार लगी है, बीजेपी के नेता लगे हैं, हर कोई लगा है, लेकिन दतिया का जो चुनाव है वो उठ नहीं पा रहा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस बड़ी भारी है। पूरे प्रदेश में आप किसी से भी बात कर लें, इंटेलिजेंस के लोगों से बात कर लें, सीएम हाउस के लोगों से बात कर लें, लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस वहां पर भारी पड़ी हुई है। लेकिन आज जो मतदान हुआ है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सुबह से धीमा मतदान, बारिश की कुछ फुहारें और उसके बाद जो दोपहर के बाद मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ी है, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। यह प्रतिशत क्या कहता है, कुछ खेल है, समझने की कोशिश करेंगे। जगत शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि यह जो मतदान है, जो दतिया में उपचुनाव का मतदान है, आखिर ये मतदान आपको क्या संकेत देता दिखाई दे रहा है, यह मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं। मुद्दों के जरिए, चेहरों के जरिए, गुटबाजी के जरिए, जीतने और हराने का जो खेल दतिया में चल रहा है उसके जरिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा आपने खुद ही बहुत कुछ कह दिया है कि ये एक अलग तरीके का मतदान हुआ, एक अलग तरीके का चुनाव हुआ जी। दतिया के इतिहास में पहली बार दतिया ने उपचुनाव देखा है और यहाँ पर जो एसपी कलेक्टर हैं उनके भी जीवन का ये पहला उपचुनाव था। प्रत्याशियों के जीवन का भी ये पहला उपचुनाव रहा होगा। और सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि आप किसी के ऊपर ये दावा नहीं कर सकते थे कि ये कांग्रेस का समर्थक है कट्टर या ये भारतीय जनता पार्टी का है। सुबह से जो मतदान की स्थिति रही वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा धीमा मतदान रहा, उसके बाद फिर मतदान ने गति पकड़ी है। कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता हैं उनने प्रयास किया, उसके बाद में लोग मतदान केंद्रों तक आए। दोपहर के बाद में बरसात भी हुई जिससे थोड़ा बहुत बाधित भी हुआ, लेकिन जैसे ही बरसात कम हुई या रुक गई कई इलाकों में, उसके बाद फिर से मतदान बूथों पर बहुत ज़्यादा मतदाता देखे गए। अभी भी बहुत सारे मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर कतारें लगी हुई हैं। यानी आप ये मान के चलें कि शाम को 6 बजे के बाद जब मतदान अब बंद हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कतारें हैं, जो आ चुके हैं उनके मतदान वहां पर कराए जा रहे हैं। अब इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि इंटेलिजेंस की भी यही रिपोर्ट है, कांग्रेसी नेताओं की भी यही रिपोर्ट है, बाकी और भी जो एजेंसी है उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस एज लेती हुई दिखाई दे रही है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश अपनी की है, और वो कोशिश चाहे यहाँ पर संगठन के माध्यम से रही हो, सरकार में जो मंत्री हैं उनके माध्यम से रही हो, या फिर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से रही हो, अपने अपने तरह से अपने हिसाब से सभी ने कोशिश की है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की टीम है जो चुनाव लड़ती आ रही है पिछले लंबे समय से, और यहाँ पर एक दूसरी टीम है राजेंद्र भारती पूर्व विधायक जी की, जो लंबे समय से यहाँ पर चुनाव लड़ती चली आ रही है। अब ये दोनों टीमें जो है ना, इनके जो समर्थक हैं वो इन दोनों को चुनाव में ना होने से दोनों एक्सचेंज हो गए। ये रोचक तथ्य है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने प्रत्याशी हैं, नरोत्तम मिश्रा की जो टीम है, उनके जो लड़ाकू हैं, जो चुनाव उन्हें लड़ाने का काम करते हैं टीम के तौर पर, एक तरफ वो टीम, दूसरी तरफ राजेंद्र भारती की टीम। और मजेदार बात है, बड़ा रोचक चुनाव इसलिए भी हो गया है कि दोनों ही खिलाड़ी वो इस टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी टीम मैदान में मौजूद है। तो वो टीम दोनों की क्या वाकई
अपनी भावनाओं के अनुरूप, पार्टी के अनुरूप, संगठन के अनुरूप काम कर रही है, या कहीं ना कहीं कटप्पा के जो वायरस हैं या उसके बैक्टीरिया हैं, उसके जीवाणु हैं, उनके अंदर वो कुछ कुलबलाहट दिखाई दे रही है उस वायरस की? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। क्या हुआ कि जो अनुशासन से बंधे हुए, मतलब जो पार्टी में पदाधिकारी हैं या कहीं ना कहीं उनको अनुशासन का डर है, वो उन लोगों ने तो संयम बरता है, लेकिन जो समर्थक हैं, जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं, वो पूरी तरह से खुले थे दोनों ही तरफ के, और वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। एक तो ये आप तथ्य इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि बूथ अध्यक्ष या बूथ प्रभारी से लेकर और जिला अध्यक्ष तक ने अपने इस्तीफे दे दिए थे। अब समस्या ये है कि जो बूथ अध्यक्ष है, अब वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी कितनी आस्थाएं वास्तव में होंगी, क्योंकि एकदम से राजनीतिक तौर पर सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती हैं। भले ही हमें बाहर से कोई दृश्य दिखाया जाए, लेकिन अंदर से कुछ और भी चलता है। ये दोनों तरफ का ही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ये हुआ, कांग्रेस के साथ भी ये हुआ। अपने अंतिम समय में चुनाव प्रचार के राजेंद्र भारती जी पहुंचते हैं, जब उनके घर पे दिग्विजय सिंह जी आते हैं, जयवर्धन जी आते हैं और जीतू पटवारी आते हैं, तो आखिरी जो सभा थी उसमें वो पहुंचते हैं। उसके पहले उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बना के रखी थी चुनाव प्रचार से। अवधेश नायक जी के यहाँ भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेता जाते हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री जाते हैं, उसके बाद फिर वो निर्णय लेते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। तो ये जो सारा घटनाक्रम घटा, और ये सारे घटनाक्रम को यहाँ के मतदाताओं ने देखा, कार्यकर्ताओं ने भी देखा और समर्थकों ने भी देखा, तो वो सारे के सारे लोग उहापोह की स्थिति में थे कि आखिर हमें करना क्या है। ये स्थिति कांग्रेस के साथ भी थी, ये स्थिति भाजपा के साथ भी थी। कमाल की बात ये, जो दोनों प्रत्याशी हैं, आशुतोष तिवारी जी है भाजपा के और कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह जी, उनकी लोकल में कोई टीम नहीं है, उनको इन्हीं लोगों पर आश्रित होकर चुनाव लड़ना है। अब इनकी आस्था कितनी अपने पार्टी और प्रत्याशी के प्रति थी, ये चुनाव परिणाम बताएगा। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही यहाँ पर, हालांकि समझ तो रहे हैं हम, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जगत जी आपसे, इसके बाद मैं फिर रवि के पास भी आऊँगा। मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो राजेंद्र भारती हैं, उनमें थोड़ा शून्यता का भाव देखा गया, इसलिए फिर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुँचे, उनसे मुलाकात भी हुई। और यहाँ पर जो नरोत्तम मिश्रा हैं, वो अपने चिरपरिचित अंदाज में थोड़ा बेफिक्र दिखाई दिए, क्योंकि जब यहाँ तो पूरी सरकार, अगर देखिए, अगर कांग्रेस यहाँ पर जीत गई तो सरकार के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। हर मंडल पे एक मंत्री की जिम्मेदारी, हर मंडल में मंत्री के साथ निगम मंडल की जिम्मेदारी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान, मतलब पूरी सरकार इसमें लगा दी गई है। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो मुझे लगता है कि बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बड़ी ऑक्सीजन मिलेगी। जीतू पटवारी को हटाने के लिए तमाम कांग्रेसी लगे हुए हैं, जीतू पटवारी भी अपनी मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन नरोत्तम मिश्रा बेफिक्र दिखाई दिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बूथ पर बैठक करना, क्योंकि पोलिंग के पहले कत्ल की रात होती है और उस कत्ल की रात में व्यवस्था जमाना, निगरानी रखना, लेकिन देखा कि गुरु पूर्णिमा में ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब नरोत्तम मिश्रा मथुरा चले गए, कहा कि साहब गुरु पूर्णिमा में तो वहाँ जाऊँगा। और इसके बाद जब मतदान चल रहा था, उस चलते हुए मतदान में उन्होंने मतदान किया, और मतदान में कर लोग मुझे बता रहे कि वो तो पंजाब मेल में बैठ गए और भोपाल के लिए भी रवाना हो गए, और 4-5 बजे तक वो भोपाल भी पहुंच जाएंगे। तो क्या ये संकेत दे रहा है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको सीधा बताऊं, नरोत्तम मिश्रा जी और राजेंद्र भारती की स्थितियों में बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े रहे बाल्यकाल से, वो उसमें विद्यार्थी परिषद से, फिर वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, तो उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी को बदला नहीं है। उन्हें अनुशासन भाजपा का क्या है वो अच्छी तरह से पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन सब पर एक जैसा ही चलता है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कैरियर है उस पर भी कोई प्रहार, घातक प्रहार हो सकता है या उसके लिए घातक हो सकता है। अगर हम राजेंद्र भारती जी की स्थिति देखें तो वो कई बार अब कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, फिर कांग्रेस में आ चुके हैं, फिर कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो दोनों ही दलों में जो मुख्य अंतर है वो अनुशासन का है। भारतीय जनता पार्टी की लाइन में बहुत सारे नेता लगे हुए हैं, एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा है, दूसरा जाएगा, और वो इस पर फोकस भी कर रहे हैं कि अब उन्हें युवाओं को आगे लाना है। जैसे हमने देखा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी उनकी घोषित होगी, उसमें भी हमने प्रांतीय कार्यकारिणी भी देखी।
लेकिन कांग्रेस में इस तरह का अनुशासन पिछले 20 वर्षों से हम लोग नहीं देख रहे हैं। भाई नेता बाहर चला जाता है, आप उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देते हो, जब उसकी मर्जी होती है फिर वो चला आता है, आप उसको ले लेते हो। इस तरह का जो वातावरण पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस में चला आ रहा है, वो कांग्रेस के पतन का भी यही कारण है। हम 2003 से अभी तक की अगर स्थिति देखें, एक बार 2018 में सरकार जरूर आई, लेकिन आज भी वो स्थितियां सुधरी नहीं है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संघ है, पीछे संगठन का डर है, वो उनको उस तरह से एकदम बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने से रोक देती है, क्योंकि अनुशासन वहां कड़ा है और वहां अगर 6 साल के लिए आपको हटा दिया तो मतलब हटा दिया। ये अब तमाम सारी बातों के पीछे एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, दामोदर यादव जिससे चुनाव लड़ रहे हैं, ये किस स्थिति में बनी हुई है? और अगर ये वोट पा रही है, आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि खुद तो वो यादव समाज के हैं, मुख्यमंत्री भी यादव समाज के हैं, मुख्यमंत्री अपील भी कर रहे हैं यादव समाज से, तो यादव समाज किस तरफ जा रहा है? और ये जो वोट मिल रहे हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी दलितों से जुड़ी हुई पार्टी है, तो क्या ये कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक काट रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये इस पर ज़्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की है, बल्कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री यादव डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनका प्रभाव यहाँ पर जो 18,000 से 20,000 तक यादव वोटर्स हैं उन पर बड़ा गहरा है, ये बात अब छुपी नहीं है। और यादव समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग पूरा का पूरा है, थोड़ा बहुत उसके कोई मायने नहीं होते हैं। लेकिन दामोदर यादव जो है वो कांग्रेस का वोट बैंक जो है, दलित वोट बैंक है, उस पर निश्चित तौर से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन जो दामोदर यादव का जादू 2023 के चुनाव में सेवड़ा विधानसभा में चला था और उन्होंने 29,000 प्लस वोट लिए थे, वो जादू यहाँ पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका एक कारण ये है कि यहाँ पर जो दतिया विधानसभा में एससी का वोट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ पूरे मतलब आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस के साथ है, वो कभी प्रभावित नहीं हुआ। एक बार जरूर जब यहाँ पर कालीचरण कुशवाहा जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जब वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे 2013 में, तब लगभग 22,000 वोट उनको मिले थे। और एक बार जब राजेंद्र भारती चुनाव लड़े थे बीएसपी से, तब उनको वोट यहाँ पर लगभग 50,000 से ज़्यादा मिल गए थे। तो चूंकि एक नेता का भी अपना वोट होता है, उसको प्लस करके वो वहाँ पे जुड़ जाता है। बाकी उसके बाद जब 2023 का चुनाव हुआ तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के लोकेंद्र नेताजी को मात्र 1200 से 1500 वोट मिले, तो वो पूरा वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। इस बार जो एग्रेसिव तरीके से दामोदर यादव ने चुनाव लड़ा है और ये प्रयास किया है कि वो कहीं ना कहीं फाइट में रहें, इसका उन्हें फायदा होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सेवड़ा विधानसभा में जो उनका प्रदर्शन था 2023 में, उसके दृष्टिकोण से देखें तो दामोदर यादव को यहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है और उनकी इमेज को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। अब एक चीज़ मैं जगत जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कल रात तक जो चर्चा चल रही थी, बहुत लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो घनश्याम सिंह के विरोधी हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, जो कांग्रेस के ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि कांग्रेस जीत जाए वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। सब कह रहे थे कि साहब घनश्याम सिंह बहुत मजबूत स्थिति में है और घनश्याम सिंह नरोत्तम मिश्रा को सपोर्ट करते हैं, नरोत्तम मिश्रा घनश्याम सिंह को सपोर्ट करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के जो तमाम समर्थक हैं वो लगातार पोस्ट डाल रहे थे, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दादा बदला लिया जाएगा, या तो दादा या फिर राजा, इस तरह के भी संकेत निकल कर आ रहे थे। तो ये चीज़ें वाकई हैं, वो असर कर रही हैं? निश्चित तौर से आपने सही बोला है। ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर वो हकीकत में भी दिखाई दे रहा है। चूँकि आप अगर 13 तारीख से लेके जब नरोत्तम मिश्रा जी भावुक हुए थे या उनका टिकट कटा, वहाँ से ही लेके अगर हम यहाँ तक देखें अब मतदान में जहाँ पर हम हैं, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो उनका भाषण था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का, वो 16 तारीख में हुआ था जब वो अपने कार्यालय पे आए थे। लगभग 1 घंटे उन्होंने भाषण दिया था। उनमें कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली थी जो जिनका विश्लेषण हो तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा था कि खो खो के खेल में कोई स्पेस नहीं देता, इसलिए उठना नहीं है। अगर आप
हट जाओगे तो वो कोई और आके उस जगह को भर लेगा। आशुतोष तिवारी की इतनी हैसियत नहीं है कि मेरा टिकट कटवा पाए, और जहाँ से कटा है वहाँ आपकी हैसियत नहीं है। तो ये जो बहुत सारी बातें उन्होंने कही उस दिन, वो भावुक हुई, उसका असर निश्चित तौर से इस चुनाव में है। मेरा ये मानना है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पर जैन जी वाला मुद्दा भी कोई मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। यहाँ पर राम मंदिर वाला भी कोई मुद्दा नहीं है, चंदा वाला। यहाँ पर और तो और जो किसान आंदोलन भोपाल में चल रहा है उस पर भी कोई यहाँ पर चर्चा नहीं हुई चुनाव के दौरान। यहाँ केवल एक ही चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा कहाँ हैं, उनके समर्थक कहाँ हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तो लगातार कस्में खिला के अपने आप को पूरी तरह से उनके साथ आशुतोष तिवारी जी की मंचों पर जाकर और मुख्यमंत्री के साथ, गर्म जोशी के साथ ये पूरा प्रचार प्रसार किया, ये साबित किया। लेकिन उनके अनुशासन में, मैं फिर कह रहा हूँ, पदाधिकारी तो बंधे हुए हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे बूथ लेवल का या मंडल अध्यक्ष हो। लेकिन जो समर्थक हैं जो उस दिन इकट्ठा हुए थे 16 तारीख में 10 से 12 हज़ार समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, वो उनके बंधन में नहीं है। उन्हें कोई डर नहीं है कि उन पर पार्टी की कोई कार्रवाई होगी। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो इस तरह से उन्होंने एक माहौल बना रखा है जिसका फायदा निश्चित तौर से कांग्रेस को यहाँ होने जा रहा है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनके जो उनके समर्थक थे, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए, मोहन यादव को गाली दी, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनमें डंडे भी पड़े, उनका अपमान भी हुआ, वो जेल भी गए। हाँ। और वो सब व्यक्तिगत तौर पर नरोत्तम मिश्रा से प्रभावित लोग हैं। अब राजनीति में कैसे प्रभावित किया जाता है वो आप भी जानते हैं। कोई उपकृत करके प्रभावित करता है, कोई डर से प्रभावित करता है, एक फैन फॉलोइंग होती है। तो वो मानने वाले नहीं हैं, वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, वो बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे और वो चाहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद मौन स्वीकृति नरोत्तम मिश्रा की भी होगी। आपने जो खो खो का जिक्र किया कि भाई खो खो में कोई स्पेस नहीं होता, अगर एक बार खिलाड़ी हटा तो दूसरा खिलाड़ी आ जाएगा। और ये बात सच है कि अगर आशुतोष जीत गए, आशुतोष तिवारी अगर वहाँ से चुनाव जीते, तो नरोत्तम मिश्रा के लिए दतिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि आशुतोष तिवारी को पार्टी और बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, क्योंकि अब पार्टी तय करेगी कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा को आउट किया जाए। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया है, जो घटा है, पार्टी ना तो दिल्ली भूली है और ना मध्य प्रदेश भूला है। चुनाव के बाद आपको पता चल जाएगा, वो तस्वीरें दिखाई देंगी। और मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत भयानक संकट में है। मानसून का समय चल रहा है, काले बादलों में उलझा हुआ है, और जब काले बादल, घनघोर बादल बरसेंगे तो बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ में उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, ये तय मान लीजिए। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है यहाँ पर कि ऐसी स्थिति में, ये बात आपने सही कहा कि कोई भी बाहरी विषय इस चुनाव पर असर नहीं डाल रहा है। यहाँ पर अगर असर डाल रहा है तो नरोत्तम मिश्रा असर डालेंगे, उनके समर्थक, उनके विरोधी, राजेंद्र भारती के समर्थक, राजेंद्र भारती का विरोधी, और जो घनश्याम सिंह हैं उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव, क्योंकि वो दतिया के राजा रहे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव। आशुतोष का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। बीजेपी का प्रभाव, उनके कार्यकर्ताओं का प्रभाव, कार्यकर्ताओं की संगठन शक्ति, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे में जो जाति हैं वो जाति बड़ा असर कर रही है। कुशवाहा समाज, लोधी समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, ये जातियां, दलित समाज, ये असर कर रही है। जातियों की स्थिति क्या कहती दिख रही है? कौन सी जाति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जातिगत जो समीकरण यहाँ पर हैं वो बड़े रोचक भी हैं और प्रभावशाली भी हैं। अभी सबसे बड़ी जो जाति है यहाँ पर वोट बैंक के हिसाब से, वो कुशवाहा जाति है, जिसको लुभाने के सभी प्रयास होते हैं और सभी दल करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण हैं, यादव हैं, व्यापारी हैं जिनमें वैश्य सिंधी सभी आ जाते हैं, और एससी है जो अहिरवार जाटव बिरादरी है। तो जो एससी है वो तो स्पष्ट तौर से कांग्रेस और दामोदर यादव जी के पास चली जाएगी। अब जो सबसे जो जिसका अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ था वो है अपने कुशवाहा समाज। कल एक नैरेटिव होता है, कुशवाहा समाज के एक पार्षद थे कल्लू कुशवाहा जी, उनकी पत्नी मैसेज का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो न्याय की गुहार करती हैं। जो हाँ वो उसके बाद में फिर कुशवाहा समाज के कुछ लोग आते हैं जिसमें उपाध्यक्ष भी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कालीचरण कुशवाहा, कुछ पार्षद होते हैं, वो
उनके अपोजिट बात करते। अब जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का आक्रोश वहाँ पर दिखाई देता है उन मुद्दों को लेकर। तो जो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर गणित यही था, कुशवाहा समाज, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज, बाकी थोड़ा थोड़ा सबका मिलता है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक अभी तक बनाती चली आई थी। पिछले चुनाव में 2023 में कुशवाहा समाज टूट गया था किन्हीं कारणों से। तो जब कुशवाहा समाज टूटा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, कुछ ब्राह्मण भी टूट गए थे। इस बार भी यही स्थिति है कि ब्राह्मण जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो एक मुश्त केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रहा है। और वैश्य या सिंधी समाज की हम बात करें तो जो यहाँ पर सुपरमार्केट है, ज्योति कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो इलाका है वो घनश्याम सिंह का इलाका है, उनके किले के आसपास वो सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये जो वैश्य समाज या व्यापारी वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं किले से जुड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पर घनश्याम सिंह चुनाव नहीं लड़ते थे तो वो सब पूरा बोर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता था नरोत्तम मिश्रा जी के पास। 2003 में इसीलिए यहाँ से प्रचंड वो थी, हवा थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ भारती का समय था। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल इसीलिए हारा था और घनश्याम सिंह जीत गए थे, क्योंकि जो व्यापारी है यहाँ का वो व्यापारी कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह के पास शिफ्ट हो गया था, कांग्रेस के पास नहीं, घनश्याम सिंह के पास। यहाँ पर कम से कम 40 से 45 हजार ऐसा वोट भी है जो शिफ्ट हो जाता है व्यक्ति को देख के या रुख को देख के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन सब चीज़ों में लालच में प्रभावित होने वाला वोट बैंक नहीं है। उसी का नुकसान और उसी का फायदा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पिछले अपने 3 चुनाव में होता रहा है। जब वो उनके पक्ष में होता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं, जब वो उनके विपक्ष में आ जाता है या विरोध होता है। जी जगत जी एक बात बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है जी भारी कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? परिणाम जो भी हो, भारी कौन है अभी? हाँ नहीं, मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हिसाब से कांग्रेस को एज मिलता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी रवि हमारे साथ जुड़ गए। एक बार रवि के पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर उनको क्या लग रहा है, वो किस स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है। और अभी की जो सब चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है। जो मतदान हुआ, बीजेपी ने यहाँ एक काम ज़रूर किया, घरों से निकाल कर ऑटो के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, क्योंकि मतदान बहुत नीचे जा रहा था, मतदान नीचे जा रहा था, तो आप तय मान लीजिए कि बीजेपी की हार तय थी। लेकिन जिस तरीके से घरों से निकाला गया, लोगों को मतदान कराया गया, वोट कराया गया, बीजेपी बहुत अजीब स्थिति में थी। उससे हो सकता है कि काफ़ी करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी जो मतदान हुआ उसमें कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। परिणाम बताएंगे क्या होगा, लेकिन इन परिणामों के इर्द गिर्द हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है, दतिया का चुनाव क्या कहता हुआ दिख रहा है? रवि ठाकुर जी, मेरी आवाज आ रही है? लगता है रवि जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर हमने समझने की कोशिश की जातियों का समीकरण क्या है। नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उन्होंने इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं टिकट कटने से नाराज़ हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उतना गंभीरता से इस चुनाव को लिया भी नहीं गया नरोत्तम मिश्रा के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा। तीसरी जो सबसे चीज़ है, जातियों में बटा हुआ ये चुनाव है, कोई बड़े मुद्दे काम नहीं आए यहाँ पर, ये पूरा चुनाव जातियों में बट गया है। और जातियों के इर्द गिर्द अगर एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है तो दूसरी तरफ राजेंद्र भारती भी उनके समर्थक हैं, वहाँ भी शून्यता देखी गई है। और इन शून्यताओं के बीच में जो आशुतोष हैं, जिनका बहुत व्यक्तिगत खुद का प्रभाव दतिया में नहीं है, तो कुल मिलाकर उनका बाहरी माना जा रहा है। और बाहरी बनाम भीतरी की बात की जा रही है तो यहाँ पर घनश्याम सिंह को फायदा उठता दिखाई दे रहा है। दामोदर कितने वोट काटेंगे, किसके वोट काटेंगे, ये एक बड़ा संकेत नजर आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं जगत जी कि बड़ा रोचक परिणाम आने वाला है उपचुनाव का। जी बिल्कुल, ये उसी तरह से चौंकाने वाला परिणाम होगा जिस तरह से ये पूरा चुनाव जो है वो कई अपने मोड़ों पर हम लोगों को चौंकाता चला आया है।
इसी तरह का परिणाम भी आने की पूरी संभावना है। और जो आप बात कर रहे थे, आशुतोष जी बाहरी हैं, आशुतोष जी भांडेर के ही हैं और जिला दतिया में ही है। और ये बाहरी वाला जो मुद्दा था शुरू में तो चला, उसके बाद में ये नहीं चला। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कह दूं, करना चाहता हूं कि जो सामंजस्य जो बाहर से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रवासी कार्यकर्ता आए, पदाधिकारी आए संगठन से या सत्ता से, वो यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में उनका बहुत अच्छा समन्वय नहीं हो पाया। और वो समन्वय ये बड़ा भारी पड़ता है जगत जी, जब क्या होता है ये कभी कभी जगत जी भारी पड़ जाता है, वोटर तक नहीं पहुंच पाए। जगत जी कभी कभी भारी पड़ जाता है जब बहुत ज्यादा भीड़ आप बाहर से भेज देते हो ना, तो स्थानीय लोग नाराज हो जाते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं और वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अब एक काम करो, तुम आ जाओ और तुम आके चुनाव जिता लो, हम घर बैठ जाते हैं। तो वो खाना पूर्ति करने लगते हैं और बाहर के लोग जो आके ऑर्डरगिरी करने लगते हैं। तो ये चुनाव पिछला जो 2021 का चुनाव हुआ था, उस 2021 के चुनाव में बंगाल में जो बीजेपी आ रही थी वो इसी कारण से आ रही थी क्योंकि देश भर के जो नेता कार्यकर्ताओं को वहां पर बीजेपी ने झोंक दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को पीछे कर दिया था। और मुझे लगता है कि दतिया में भी यही होने वाला है, क्योंकि दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा के जितने भी संगठन के पद थे, सारे लोग उनके पदों पर बैठे हुए हैं और बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं था, तो इसलिए एक के पीछे एक लगा दिया था और कहा कि कटप्पा को आगे करो, सब इसको पीछे चलो। क्योंकि अगर कटप्पा को पीछे चलने दिया तो कटप्पा आपको जो है छुरी मार देगा और घायल कर देगा, आपकी जान ले लेगा। तो यहाँ पर भरोसा भी सबसे बड़ा संकट है और मुझे लगता है ये भरोसा इस चुनाव में बड़ा खतरनाक खेल करने वाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आप मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, बाकी 3 तारीख को बात होगी जब परिणाम नजर आएगा, लेकिन करीब करीब परिणाम संकेतों में दिख ही गया है। नमस्कार।